मना लंगे उमर दास जी, वो उमर अवतारे थे गारानी। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को और हमारे गेस्ट ऑनलाइन हैं उनको। हमारा आज मुकालमा बलूचिस्तान जो उसकी सकाफ़त और तहज़ीब पर है उसका दूसरा दिन का दूसरा सेशन है। आज का हमारा मौजू कारेज़ और खजूरों की जो काश्त होती है और जो गले गले गल्लाबानी भी अगर हो सका तो शाहबुद्दीन साहब से उसकी भी बात करेंगे। तो बुनियादी तौर पर आज मेज़बानी तो अली हबीब करेंगे क्योंकि वो गिलगित से कर रहे हैं कनेक्ट, उसको थोड़ी उन्हें दिक्कत आ रही है, तो वक्त की पाबंदी के हिसाब से मैं उनके लिए फ़िलहाल ये अंजाम दे रहा हूँ। तो हमारे आज के पहले स्पीकर तो होंगे ताहिर रशीद साहब, जिनका नॉर्मली तो कोयटा में होते हैं, कारेज और वाटर कंजर्वेशन के हवाले से बात करेंगे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक हैं। और आपका जो शौक का जो फोकस है बायोडाइवर्सिटी भी है और वाटर कंजर्वेशन भी है, और इन शोबों से तकरीबन 30 साल से ये मुंसलिक हैं। और दूसरे हमारे मुकर्रर होंगे शहाबुद्दीन बलोच साहब, जो बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आपका कहाँ से अभी आप भेजते हैं? अभी कहाँ से? पंजगुर से सर। हाँ बिल्कुल, पंजगुर से बात कर रहे हैं। यहाँ पे कारेज भी पाई जाती है और खजूर के बाग भी पाए जाते हैं। तो इनसे हम इनके इलाके के बारे में और इन मौज़ूआत पे सुनेंगे। और ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत फेसबुक पेज चलाते हैं माइटी बलूचिस्तान, तो वो एक बेमिसाल काविश है और बड़े जज्बे से उस पर काम करते हैं। और फिर हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं कराची से शाहिद खान साहब, जो कि CEO है इंडस अर्थ NGO के, जो बेतहाशा पॉवर्टी एलिविएशन और एनवायरनमेंट, वाटर कंजर्वेशन और अल्टरनेट एनर्जी, मतलब है कि मैं लंबी लिस्ट है, तो वो ये आप दोनों की बातचीत पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोगों की बात के बाद थोड़ा सा अपने काम के बारे में, खुसूसन क्योंकि ये सिंध में ज़्यादा काम करते हैं, बलूचिस्तान में भी काम किए करते हैं, तो बलूचिस्तान में जो काम किया है उसका भी हमें थोड़ा सा बताएं। तो इस तमहीद के बाद और जब अली आएंगे तो उनको शामिल कर लेंगे, मैं अलग हो जाऊंगा। तो ताहिर साहब, और जब ये हम जो शख्स बात कर रहे हो वो, तो हम लोग जो है अपने माइक्स बस ऑफ कर लेंगे ताकि साउंड जो है अच्छी जाए, और तो कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। तो ताहिर साहब आप शुरू करना चाहेंगे बातचीत? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंगेज किया एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। और मैं तमाम जितने भी मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जो इस वक्त कोविड के जो इशू है उससे इफ़ेक्ट नहीं हो रहे होंगे और बेहतर तरीके से इससे डील कर रहे होंगे, तो मेरी सब के लिए दुआएं। ख़वातीन व हज़रात, जो टॉपिक इस वक्त मुझे असाइन किया, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। ये किसी फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने के लिए हम जमा नहीं हुए, बल्कि ये एक हिस्ट्री है और ये एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है और ये एक कल्चरल एसोसिएशन है इसकी कल्चरल वैल्यू के साथ, ट्रेडिशनल विज़डम के साथ और उसके साथ-साथ सोशल मोबिलाइज़ेशन के साथ कि किस तरीके से इन्होंने इसने इफ़ेक्ट किया इस सिस्टम ने वहाँ की सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन और सोशल मोबिलाइज़ेशन के साथ। तो ये इसके एंथ्रोपोजेनिक जो इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और डेफ़िनेटली जो मेरे बाकी दोस्त हैं अगर वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करना चाहेंगे तो दे आर मोस्ट वेलकम।
मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूं, मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूं कि वी आर वेरी ब्लेस्ड, ख़वातीनो हजरात, हम बड़े ब्लेस्ड हैं। अल्लाह ताला ने एक इतना खूबसूरत मुल्क दिया कि जो बड़ा डाइवर्स है, इसके जो 9 इकोलॉजिकल जोन के कस्टोडियंस हैं, और जीरो बल्कि बिलो जीरो सी लेवल से लेके दुनिया का जो हाईएस्ट रूफ है वो हमारे पास है, सेकंड हाईएस्ट रूफ यू कैन से, जिसको हम केटू कह लेते हैं। और ये शायद सिर्फ वी आर वेरी यूनिक, अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो शायद वो हम ही इसमें नजर आते हैं कि जो कि जीरो और बिलो जीरो से लेके एक हाईएस्ट पीक तक जाते हैं। ये हम कैन से दैट नेपाल इज द हाईएस्ट, लेकिन नेपाल जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, उसके पास सी और ऑफशोर्स वगैरह और इस चीजें नहीं है। इसी तरीके से ये जो सूबा बलोचिस्तान है, ये इसकी भी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है व्हेन यू टॉक अबाउट द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स, व्हेन यू टॉक अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। और इतनी हमारी कुदरत कि जब उसने ये इस तमाम नेचुरल रिसोर्सेज दिए, तो उसके साथ साथ इंसान को उसे मैनेज करने के तरीके भी सदियों पहले बता दिए, जबकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, जबकि इंसान में सो कॉल्ड इतना शऊर नहीं था जो कि आज की लैंग्वेज में हम बात करते हैं। लेकिन ये सदियों से ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाया को चलाया जा रहा था। मिसाल के तौर पे अगर आप नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करें तो हमारे बलोच एरियाज के अंदर एक रक्स सिस्टम है। रक्स सिस्टम इज बेसिकली अ प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम, प्रोटेक्ट करना एरियाज को। अगर पश्तून एरिया में चले जाएं तो आप इसको परगोर सिस्टम कहते हैं। जब सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है और डिसाइड करती है कि फलानी नेचुरल रिसोर्स को हमने प्रोटेक्ट करना है, तो वो फिर उस सारे मिलके उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसका ख्याल करते हैं। इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए कुदरत ने एक इतना खूबसूरत सिस्टम दिया इस सूबे को, एंड सूबा इज द कस्टोडियन। डेफिनेटली जब आप हिस्ट्री की बात करते हो तो ये ईरान से हमारे पास आया, और ईरान से हमारे पास आने के बाद चूंकि हम ईरान के हमसाए थे, ईरान के साथ थे, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ईरान से अगर ये शिफ्ट हुआ तो ये बलोचिस्तान के एरिया में ही शिफ्ट हुआ और बलोचिस्तान एरिया में आया, और बाद में हमने इसको अडॉप्ट किया। जब आप कारेज सिस्टम कहते हैं तो अगर आप देखें तो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितना ये ईरान के अंदर है, लेकिन बहरहाल उस जो विजडम को हमने अपनाया, हमने लिया, और पिछले कई सौ सालों से हम इसके कस्टोडियन रहे और हैं, और हम इसको चलाते रहे। डेफिनेटली अब इश्यूज हैं, वो कौन से इश्यूज हैं इसके ऊपर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। मैं थोड़े से ऐसे दोस्त जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं है, उनके लिए मेरी अर्ज ये है कि बलोचिस्तान के लिए इसकी इफादियत क्यों है। इसकी इफादियत इसलिए ख़वातीनो हजरात कि जो सबसे बड़ा इशू अगर आप किसी भी बलोचिस्तानी से पूछें कि वो बलोचिस्तान का क्या है, तो वो बिल्कुल सोचे समझे बगैर कहेगा पानी, वाटर। तो वाटर, जमीन की बात करें तो अगर आप किसी दोस्त, किसी बलोच या किसी हमारे पश्तून दोस्त से बात करें, वो वहां का लोकल आपको अपने एरिया में ले जाए तो स्काई इज द लिमिट, वो कहेगा यहाँ से लेके वो सामने पहाड़ तक मेरी जमीन है, नो इशू। लेकिन जब आप पानी की बात करेंगे तो वो 10 दफा सोचेगा और परेशान होगा कि जी पानी एक जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा एक इशू रहा है। तो इस वजह से जब आप करेज सिस्टम की बात करते हैं तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि अगर किसी सूबे में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत और उसकी वैल्यू है तो वो आपका सूबे बलूचिस्तान है, एंड दैट्स वाई हम इसी कॉन्टेक्स्ट में इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। फिर एक और बात ये है कि एक ऐसा सूबा कि जहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 70% पॉपुलेशन जो है वो अंडर पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी से अबव पॉवर्टी लाइन जो है वो गुजारा कर रही है। और ये एक ऐसा सूबा नहीं है कि जो कि यूएस का कैलिफोर्निया है या किसी डेवलप कंट्री का कोई ऐसा मुल्क है कि जहां हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके तो हम डीप माइनिंग भी कर सकते हैं और इजराइल की तरह मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके तो पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि जनाब गुर्बत भी है, और उसी गुर्बत के अंदर फिर आपने किसी ऐसे सिस्टम को जाना है कि जो कि आपकी रीच में हो और जिसको आप बेहतर तरीके से कंजर्व और प्रोटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, फिर एक और इसका जो ट्रेट है कि बेसिकली
ये पेस्टोरल जो है कम्युनिटी है और फिर एग्रो पेस्टोरल है। तो ये भी आपके ज़हन में रहे, क्योंकि ये इन्होंने फिर जो जब मूव भी करना है ये जाके ऐसे एरियाज, हार्श एरियाज में जाके रहना है अपने लाइफस्टाइल के साथ और अपनी एग्रीकल्चर के साथ, तो वहाँ इनको दूर दराज इलाकों में भी पानी की जरूरत थी। शायद यही वजह थी कि कुदरत ने फिर इसको एक ऐसे सिस्टम से नवाजा कि जो कि बहुत अरसे तक रादर अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरीज तक बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम था इस बलोचिस्तान के अंदर। और जब मैं कहता हूँ कि अर्ली 20th सेंचुरी की मैं बात करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप अर्ली उसकी बात करते हैं तो उस वक्त टोटल जो है तकरीबन अगर आप सिर्फ बात करें बलोचिस्तान की और कोयटा की, कोयटा पेशीन उस वक्त एक जिला गर्दाना जाता था, तो 278 का रेजेस थे जी उस वक्त। 1905 का जो हम अगर आप गजेटियर उठा के देखें तो उस पे वो बात करते हैं, और 66% हमारी एग्रीकल्चर जो थी इसी कारेजिस की मेहनत थी। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इस वक्त उससे उस वक्त हम सारावान डिस्ट्रिक्ट कहा करते थे, और अगर वहां पे जाएं तो 381 कारेजिस थी, और जिसमें 1905 तक 205 फंक्शनल थी। इसी तरीके से योग में चले जाएं, लोरालाई में चले जाएं तो 122 और 126 का जो है वो कारेजिस वहां पे फंक्शनल थी। मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं पंजगूर से, मैं अगर इनका जिक्र करूं तो उस वक्त मकरान के अंदर, मकरान रीजन के अंदर 127 फंक्शनल कारेजिस थी जी। ये 1904 और 5 का मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बलोची लैंग्वेज के अंदर तो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन थी पानी के साथ और कारेज सिस्टम के साथ कि वहां पे एक सेइंग है, वो ये कहा करते हैं और कहा करते थे कि अगर कारेज के बनाने में मस्जिद भी एक रुकावट बने तो उस मस्जिद को भी गिरा देना चाहिए और उसको भी हटा देना चाहिए। मेरा कहने का मकसद है कि इतनी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन एसोसिएशन थी इस सिस्टम के साथ, कारेजिस के साथ, अगर आप मकरान की बात करें। इसी तरह चागी के अंदर दो के वो कहते हैं कि जनाब 23 कारेजिस थी। मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, बिकॉज अगर आप वहां के रूइंस पे जाएं और वहां तो देखते हैं तो बहुत सी कारेजिस हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक ये 23 फंक्शनल होंगी, लेकिन बाद में ये कारेज सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मेरा एरिया जो है वो मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी एसोसिएशन है। अगर आप कोयटा में देखें तो कोयटा के अंदर 4-5 बहुत मजबूत किस्म के और फंक्शनल किस्म के कारेज सिस्टम से, जिसमें एक वजीर कारेज सिस्टम था जो कि बेसिकली कासीस की जमीनों के से जो है गुजरता था। मैं थोड़ा सा बता दूं अपने नॉन बलोचिस्तानी दोस्तों को कि अगर कोयटा की बात करें तो बेसिकली इसके दो कस्टोडियन ट्राइब्स थे, एक शावानी जो कि बलोच थे और बलोच हैं, और दूसरे कासीस जो कि पश्तून ट्राइब था। तो उसके बाद बाकी सारे ट्राइब्स वहां पे आए, और वहां पे तो अगर ये तो उसके अलावा एक तोगई का रेस था जो इस वक्त का कोयटा का तोगी रोड है, इस सारे एरिया को सैराब करता था, और ये तार का जो पहाड़ है ये वहां से निकला करता था। मुझे खुद याद है जी कि जब मैं छोटा था, हम प्राइमरी स्कूल में थे, उस वक्त ये फ्रीजर्स और फ्रिज वगैरह का कोई तस्वुर नहीं था, तो हम सारे अपना एक कारेज जिसको हम दीन मोहम्मद रसानी कारेज कहा करते थे, वहां से जाके ठंडा पानी पीने के लिए लेके आते थे, और तमाम के तमाम किली देवा और कॉलोनी और ये तमाम एरिया जो है इसके ऊपर जो है वो फीड किया करता था, इसको यूज किया करता था। मैं बता रहा हूँ कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। अगर इसकी एक और बड़ी मजेदार किस्म की इसकी एक इंपॉर्टेंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ईरान के हवाले से कि इस वक्त तकरीबन 37,000 कारेजिस हैं जो कि फंक्शनल हैं जी, और उस 37,000 कारेजिस के अंदर तकरीबन कुछ 7 बिलियन क्यूसिक मीटर पानी वो उससे प्रोड्यूस करते हैं। मैं बड़ा हैरान रह गया स्टडी को देख के कि अगर इतना वाटर उन्होंने माइन करना हो तो उनको 800 मेगावाट का एक बिजली घर चाहिए, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस।
तो आप देखें कि कुदरत ने कितने रिसोर्सेज उनके बचाए हुए हैं, और वो सदियों से बल्कि हजारों सालों से ना सिर्फ उनकी नीड्स को केटर कर रहा है, बल्कि वो ईरान के अंदर इस वक्त भी बहुत ही वायबल किस्म का इंस्टीट्यूशन और एक सिस्टम है जो कि इस वक्त वहां पे काम कर रहा है। अगर इस मेरे नजदीक में एक और चीज आपके साथ शेयर करूं कि जिस तरह से मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जब बात करते हैं हम इस सिस्टम की, तो मैं तो कभी भी इसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे नहीं लेता। ख़वातीनो हजरात, ये एक हिस्ट्री है, ये एक कल्चर है, ये एक नॉलेज है, ये एक ट्रेडिशनल विजडम है जिसको कैरी कर रहा है बलूचिस्तान सदियों से, और बहुत सक्सेसफुली कैरी करता रहा है आज से कुछ 40-50 साल पहले तक। अनफॉर्चुनेटली अब ये बहुत इश्यूज हैं इसके साथ। वो कौन से इश्यूज हैं इसके साथ मैं आपसे आगे जाके बात करूंगा। अब इस क्यों ये सिस्टम क्यों, अब टेक्नोलॉजी आ गई, हमने बोर्स कर लिए, हमने माइनिंग स्टार्ट कर दी, हम पानी निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है कि ये इससे अच्छी सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटल अप्रोच कोई नहीं थी, और कि जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और आप बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से पानी को निकाल रहे हैं, बहुत ही रैशनल तरीके से निकाल रहे हैं और कुदरत के दिए हुए फार्मूले के तहत निकाल रहे हैं, और जिससे आपको किसी तरीके से भी कोई ऐसे थ्रेट्स और ऐसे इश्यूज नहीं आ सकते थे ये जो कि इस वक्त जिसको हम फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने जेल किया लोकल कम्युनिटी को, इसने जेल किया उनको एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसने जेल किया कि वो आप किस तरीके से इकट्ठे होकर और एक जगह पे बैठ के फैसले किए जा सकते हैं। दूसरी इसकी बात, सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है जो मेरा ख्याल है कि किसी और सिस्टम में आपको ये जो इस वक्त जो हमारा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है उसमें तो बिल्कुल नजर नहीं आती, वो थी इक्विटी। कि जनाब एक वहां का गरीब आदमी जिसका उसमें शेयर है, चाहे वो 1% है या 0.5% है, और एक वहां का मलिक, नवाब, सरदार, वडेरा जो भी वहां पे मौजूद है, वो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। जब वो डिसीजन करेंगे तो मेरा भी वोट एक 0.5% का वोट उसी तरीके से काउंट करेगा जैसे मेरे सरदार का करेगा, मेरे वडेरे का करेगा, मेरे नवाब का करेगा, और सबकी बातों को वैल्यू किया जाता था और सबकी बातों को जो है वो ओन किया जाता था। तो ये जिस तरह मैंने बताया कि ये 2-3 ऐसी चीजें हैं कि जो शायद हमें किसी और जगह से नहीं मिल सकती। जब आप सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर सामने आती हैं। नंबर 1 कि इसने इंश्योर किया ग्रुप्स को और नेटवर्क्स को, इसने इंश्योर किया ट्रस्ट को और सॉलिडेरिटी को, इसने इंश्योर किया कलेक्टिव एक्शंस को और कॉपरेशन को, और इसने सबसे ज्यादा इंश्योर किया सोशल कोहेजन को, और उसके बाद इसकी इंक्लूजन को। इशू कहाँ पे आया ख़वातीनो? अच्छा जी, मैं एक चीज और बताता चलूं कि अंग्रेज इतने सेंसिटिव थे इस सिस्टम के बारे में कि वो बाकायदा सपोर्ट किया करते थे। हमारा गजटियर कहता है कि वो बहुत सी स्कीमों को सपोर्ट किया करते थे, और ये बहुत बड़ा लेसन है हमारी आजकल के जो अहबाब इख्तियार हैं कि किस तरीके से आज से 100-150 साल पहले वो इसके ऊपर जो है रिसोर्सेज लगाया करते थे, और उनके रिसोर्सेज लगाने से कोयटा और पशीन के अंदर 17 से ज्यादा कॉलेजेस को रिहेबिलिटेट किया गया। लेकिन उसके बाद जो है कुछ 30-40 सालों के बाद ये इसके ऊपर जो है एक ये इश्यूज सामने आना शुरू हो गए, चैलेंजेस आना शुरू हो गई, जब हमारे पॉलिसी मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और अभी हमने ग्राउंड वाटर माइनिंग के ऊपर जाना है, और उसके बाद उन्होंने ट्यूबवेल्स की इजाजत दे दी। कोई बात नहीं, ट्यूबवेल्स की इजाजत होनी चाहिए थी, ये बहुत जरूरी है, लेकिन हुआ ये ख़वातीनो हजरात कि जब ट्यूबवेल्स की इजाजत दी तो हमने हैपहैज़र्डली ट्यूबवेल्स की माइनिंग, ट्यूबवेल्स की इजाजत दे दी। एक एक जगह के ऊपर 10-10 ट्यूबवेल्स हमने लगा लिए, और ट्यूबवेल्स लगाने के बाद जब ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जाना शुरू हुआ तो इसकी जो पानी है कारेजेस का, उसके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। दूसरा एक सबसे बड़ा ब्लंडर जी हमसे हुआ, दिस इज अनफॉर्चुनेट,
अगर आप कहेंगे कि यार वो ईरान के 37,000 करेजेस क्यों अभी तक फंक्शनल हैं, और यही उसका डिफरेंस है। ईरान के 37,000 करेजेस इसलिए फंक्शनल हैं, जो अपना क्रॉपिंग पैटर्न था वो लोकलाइज रखा, वो बाहर की स्पीशीज पे नहीं गए, वो इन्वेसिव स्पीशीज के ऊपर नहीं गए, उन्होंने अपनी लोकल स्पीशीज को प्रमोट किया कि जो कि लो डेल्टा क्रॉप्स थी। मिसाल के तौर पे अभी भी अनार वहां पे पैदा हो रहा है, अभी भी पिस्ता वहां पे पैदा हो रहा है, अभी भी बादाम वहां पे पैदा हो रहा है, और ये तीनों चारों क्रॉप शहतूत वहां पे पैदा हो रहा है। ये लो डेल्टा क्रॉप्स थी। हमने क्या किया कि हमने बिल्कुल हैपहैज़र्डली जो के हाई डेल्टा क्रॉप्स थी उसको हमने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। मैं आपको एक चीज यहाँ पे मैं बताऊं कि 2 ब्लेंडर क्रॉप्स हमने इंट्रोड्यूस की खवातीन व हज़रात बलोचिस्तान के अंदर, जिसका फिर इम्पैक्ट हुआ कारेजिस के ऊपर भी। वो क्या थी? हमारे पश्तून एरिया के अंदर सेब, और बदकिस्मती से अब तो बलोच एरिया में भी वो सेब चला गया है, कलात और मुस्तुम के अंदर। और दूसरा बलोच एरिया के अंदर प्याज की इंट्रोडक्शन। प्याज और सेब खवातीन व हज़रात एक ब्लेंडर स्पीशी हैं, एक एरिड और सेमी एरिड इकोसिस्टम के लिए, एक ऐसे इकोसिस्टम के लिए कि जहां पानी सबसे कीमती चीज है। जब ये दोनों स्पीशीज आई तो फिर क्या हुआ कि जनाब, एक तो इसने वाटर के ऊपर इम्पैक्ट डाला, और फिर जब वाटर पे इम्पैक्ट डाला तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी खराब किया। वो कैसे किया कि अगर मैं वहां का मोतबर हूं, सरदार हूं, वडेरा हूं, रिसोर्सफुल आदमी हूं, तो मैंने कहा कि कारेज का पानी तो कम हो गया, मेरा सेब तो आगे नहीं चल सकता, तो मैंने फौरी तौर पे स्विच किया टुवर्ड्स द ट्यूबवेल्स। जब ट्यूबवेल्स पे स्विच किया तो फिर क्या हुआ कि चूंकि ये कोई बहुत कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, जब इसमें एक अच्छा खासा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है और अच्छे खासे टाइम की इन्वेस्टमेंट है, तो जब मैं रिसोर्सफुल पर्सन उससे आ गया, उसकी मेंटेनेंस से और उसको बेहतर करने में, तो वो जो बाकी मेरे पार्टनर्स थे उनमें इतनी सकत नहीं रही कि वो इस लेगेसी को आगे लेके चलते, इसको मैनेज कर सकते और इसको बेहतर तरीके से चला सकते। तो फिर ये बाद में इसके ऊपर जो है वो इश्यूज आना शुरू हो गए, और डेफिनेटली पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से भी इसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट्स आए। तो ये वो दो चार चीजें थी जिसने इसको जो है वो थोड़ा सा जो इसको मुतासिर किया। अच्छा, अब आते हैं ट्रेडिशनल विजडम के अंदर। इतनी खूबसूरत ट्रेडिशनल साइंस है जो कि सेंचुरीज ओल्ड, जो वेटेड जो टेक्नोलॉजी है जो इसमें इस्तेमाल होती है। खवातीन व हज़रात, सबसे पहले जो है इसमें एक अजीब गरीब तरीके से इसके पानी की रूट को तलाश किया जाता है, और वो जो तलाश किया जाता है वो एक शख्स होता है जिसको हम वाटर फाइंडर्स इंग्लिश में आप कह लें, वो होते हैं। और वो उनके पास एक लकड़ी होती है जिसको 2 शाखा किस्म की, अगर आपने कभी हुलेल देखी हो तो हुलेल की तरह वो बड़ी लकड़ी होती है, वो अपने हाथ में पकड़ते हैं, और वो जब खास तौर पर, ये सब नहीं कर सकते, ये इसको मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है बलोचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, और फॉर्चुनेटली मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि जिसके हाथ में भी ये अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी कि मैं भी इसको, उस पानी को जो है वो समझ सकता था कि किस जगह पे है। तो वो लकड़ी ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर देती है उस जगह के ऊपर कि जहां पानी का सोर्स होता है। ये लोग अभी बहुत अनका हो गए हैं, इनका मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन ये है कि अब भी मौजूद हैं। और अब अगर किसी ने कार्य सिस्टम के अंदर पानी की तलाश करनी होती है तो फिर अफगानिस्तान तक से लोगों को मंगवाते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि ये कितना अजीबोगरीब सिस्टम, जो कि बड़ा इफेक्टिव सिस्टम था, मैंने खुद उसको विटनेस किया। उससे वो पानी की सोर्स को तलाश करते हैं, और फिर उसके बाद जो इसके डिगर्स होते हैं ये भी बड़े प्रोफेशनल किस्म के लोग होते हैं। मैं, तैमूर साहब, बाकी कोई और दोस्त जो है कभी भी ना इसको डिग आउट कर सकता है और ना इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। इसके लिए भी टेक्निकल लोग होते हैं, और जिसे मुकामी लैंग्वेज में मुकानी कहते हैं जी, और ये MUQANNI। तो ये लोग वो होते हैं कि जिनके पास स्पेशल जो है एक्सपर्टीज होती हैं, जो कि इसके शैफ्ट्स को खोदते हैं, और खोदने के बाद आपस में इंटरलिंक करते हैं, और इंटरलिंक करने के बाद फिर ये पानी आप तक और मुझ तक और कम्युनिटीज तक वो पहुंचता है।
अगर आप इसकी बात करें कि उसके बाद इतना खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जी, वो शबाना रोज पे होता है। एक शबाना रोज का मतलब है मेरे दोस्तों को जो कि बलोचिस्तान से नहीं है, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स का एक शबाना रोज होता है। जितनी पानी की क्वांटिटी होती है उसके मुताबिक वो शबाना रोज बनते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं, और जिसका उसके बनाने में, उसकी एक्सकवेशन में जितना ज्यादा शेयर होता है उतना ज्यादा उसका पानी के अंदर शेयर होता है। और फिर उस हिसाब से अगर मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है फाइनेंशियली तो मेरा उसमें पानी का शेयर ज्यादा होगा, और उसके बाद चाहे मेरी जमीन कम है या ज्यादा है, क्योंकि उस पानी को बाद में मैं बेच भी सकता हूँ। उसके बाद ये है कि जब आपके शबाना रोज बन जाते हैं तो फिर उसके बाद एक साहब जो हैं उनको वहां पे बनाया जाता है, जिनको मीरे आप कहते हैं, खासतौर पे हमारे बलोचिस्तान के इलाकों के अंदर। ये वहां का मलक नहीं होता, नोटेबल नहीं होता, ये स्पेसिफिकली इसी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करने के लिए एक साहब होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं इस पानी की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। सबसे खूबसूरत बात यह है जी, ये आपके मॉडर्न सिस्टम में बिल्कुल नहीं है, और खास ये है कि जनाब इसके अंदर टेल का और इसके अंदर जो है शुरू की जमीनों का किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे भी वही पानी मिलेगा चाहे मेरी जमीन वहां से 2 किलोमीटर पे है उसके ओपनिंग सोर्स के ऊपर, और तैमूर साहब को भी वही पानी मिलेगा, या अगर तैमूर साहब बिल्कुल उसके सोर्स के ऊपर आके बैठे हुए हैं, उनकी जमीनें वहां पे हैं। तो ये वो इंश्योर करता है जिसको मीरे आप कहते हैं। और एक चीज इसमें अच्छी बात यह है कि किसी वजह से मैं उस गांव से शिफ्ट कर गया हूं, या किसी वजह से मेरी जमीन जो है वो मैं जमीन अभी काश्तकारी नहीं करता, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उस पानी को सेल आउट भी कर सकूं, मैं उसको बेच सकूं, अपने बाकी कम्युनिटी के लोगों को दे सकूं, और फिर वो मैं उनसे उसके जो भी उनके जो भी उसका मुझे वो पे करेंगे तो मैं उसको पे भी कर सकता हूं। तो ये भी एक इसमें अच्छी बात है। मैंने रीजंस की बात कर दी, उसमें एक चीज और आप कह लें कि पॉलिटिकल विल की भी कमी रही है हमारे पास। और फिर जो डिसीजन मेकर्स थे वो सारे के सारे डिसीजन मेकर्स रिसोर्सफुल थे। उन्हें क्या जरूरत थी कि जनाब एक आउटडेटेड, सो कॉल्ड आउटडेटेड सिस्टम को बहाल रखें। वो सारे के सारे नवाब थे, वडेरे थे, सरदार थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, पैसा उनके पास बहुत था, और फिर एक उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स इंट्रोड्यूस की। जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो कुवैत फंड में जो हमें वहां पे ट्यूबवेल्स मिले, और उस ट्यूबवेल्स को फिर बाद में, चूंकि पॉलिसी मेकर्स भी और सारे भी वही लोग थे, फिर हमने एक फिक्स रेट मुकर्रर कर दिया ख़वातीन हज़रात कि जनाब आपने एक सर्टेन अमाउंट पे करनी है, चाहे आप 24 आवर जो है बिजली का स्विच ऑन रखें। इससे भी पानी ज़ाया हुआ और उसका इम्पैक्ट जो है वो इसके ऊपर पड़ा। आप क्या अब इसको मैं आपको जिस तरह बता रहा था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए दो के कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, उस वक्त गवर्नमेंट अगर एक काम करती तो वो इसको इंश्योर करती इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, कि जहां जिस एरिया के अंदर आपने कारेज सिस्टम मौजूद है, आपका कारेज सिस्टम, तो वहां में कम से कम सर्टन 2-3 किलोमीटर तक कोई ट्यूबवेल नहीं लग सकता। तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को याद कर रहे होते, और आज भी ये सिस्टम उसी तरीके से इंटैक्ट होता जिस तरीके से आज से कुछ 100-150 साल पहले था। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, और बिल्कुल बाज दफा तो ऐसे, बाज जगहों पे तो ऐसे हुआ कि शेयर होल्डर्स, जो रिसोर्सफुल शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने कारेज के साथ ट्यूबवेल्स लगा दिए, क्योंकि वो नेटिव्स थे, लोकल्स थे, सो दैट्स वाई वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अभी चूंकि टाइम लिमिटेशंस हैं, मेरे पास कुछ और चीजें भी थी, लेकिन मैं अब इसको कंक्लूड करता हूं। अब क्या कर सकते हैं, अब करना क्या चाहिए? तो ख़वातीन हज़रात, अब भी हमें होश के नाखून लेने चाहिए, और ये हमारा सेंचुरीज ओल्ड वंडरफुल सिस्टम है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे जो वहाँ के डिसीजन मेकर्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें उठना है और उन्हें खड़ा होना है कि हम इसको मुकम्मल ख़त्म होने से बचा सकें। अब मैंने बताया था कि 361 कलात और ये आपके मुस्तूम की जो कारेजेस हैं उसमें 10 या 11 या 12 कारेजेस इस वक्त जो है वो काम कर रही हैं, और उसमें भी जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम रह गई है।
ये मेरे दोस्त जो पंजगूर से हैं ये बताएंगे कि मकरान की क्या सूरत हाल है, और यही हाल हमारे पश्तून बेल्ट का है कि वहाँ पे भी। तो एक तो ये है कि हमें अब इसको जो है इसके ऊपर जो है बिल्कुल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी होगी कि हमने इस हेरिटेज को बचाना है। उसको बचाने का जो सबसे पहले मेरी ज़हन में एक चीज आती है कि आप इनको प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दें, आप इनको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दें, और करने के बाद फिर आप यूनेस्को के पास जाएं और उन्हें कहें कि जनाब आप आए, हमारी मदद करें, जैसे आपने ईरान में की है, जैसे आपने वहां अपना सेंटर बनाया है, आप हमें हेल्प आउट करें ताकि हम जो रईस तहे का रेस सिस्टम है हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें, और उसके बाद प्लान आउट करें कि हमने फर्दर किन को रिहेबिलिटेट करना है और कैसे करना है और रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट को अपने एडीपीज के अंदर रिसोर्स एलोकेशंस करनी चाहिए और हेल्प आउट करना चाहिए कम्युनिटी को, ताकि वो इन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से कर सकें। फिर एक है कि सर्विस वाटर और जो हमारा हेड वाटर है, इसकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए जिस तरह मैंने पहले कहा है कि अब ये पाबंदी लग जानी चाहिए या उसको इन्फोर्स कर देना चाहिए कि नो मोर ट्यूबवेल्स, खास तौर पे उसकी जो कि दो सर्टेन जो स्क्वायर किलोमीटर्स पेरिफेरी है वहां पे किसी किस्म की कोई चीज नहीं होगी, और कोई डीप माइनिंग भी वाटर की वहां पे नहीं हो सकेगी। एक चीज और जो मैं आपसे बताऊं कि जितनी हमारी पॉलिसीज हैं और खास तौर पे जो नए फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं उसके अंदर जाके उन फ्रेमवर्क्स के अंदर कारेज सिस्टम कारेजिस के ऊपर एक स्पेसिफिक चैप्टर हो और उसको एम्फसाइज किया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी नीड को, और उसके लिए फिर बाद में उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स वो बनाए जाएं। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इंटरनेशनल कॉपरेशन इसके ऊपर हमारे पास एफपीओ काम कर रहा है, हमारे पास डब्ल्यूएफपी काम कर रहा है, हमारे पास डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, आईयूसीएन है, ये सारे लोगों को बिठाएं इकट्ठा, इसको कहें कि जी आए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और वहाँ की कम्युनिटीज को सपोर्ट करें, और किसी हद तक उन्होंने किया भी है। मैं इसमें मैं एक और चीज आपको ये मैं आपके साथ शेयर करूं, ये मेरा एक डिफरेंस आइडिया है लेकिन इसको हम सेल आउट कर सकते हैं। वो आइडिया क्या है कि आप इस कारेजिस की जितनी प्रोड्यूस हैं प्रोडक्ट्स हैं उसको ग्रीन जो है ना प्रोडक्ट्स के तौर पे उसको मार्क करें, और मार्क करने के बाद कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे पानी से पैदा हुई हैं कि जिसमें किसी किस्म की एनर्जी नहीं लगी, ये ऐसे पानी से पैदा हुई हैं कि जिसके ऊपर मिनिमम फर्टिलाइजर और बाकी चीजें हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप यू कैन गेट अ प्राइस, और नहीं तो डबल आप उसके ऊपर जो है प्राइस ले सकते हैं। दुनिया को छोड़ें जी, पाकिस्तान में ले सकते हैं। आपके पास जो इस वक्त मल्टीनेशनल जितने भी हमारे फूड स्टोर्स हैं वो उसको हाथों हाथ लेंगे, और जब एक इंसेंटिव मिलेगा वहां की कम्युनिटी को कि यार ठीक है मेरी जमीन थोड़ी है लेकिन मैं इस थोड़ी जमीन का डबल पैसा ले रहा हूं एक ऐसे मलिक के मुकाबले में जो अपने सेबों की प्राइस भी इतनी नहीं ले सकता, तो मेरा ख्याल है कि वो ये चीजें इंसेंटिवाइज करेंगी लोकल कम्युनिटी को कि वो दोबारा इस तरफ आए, दोबारा इस विजडम को, लोकल विजडम को रीएक्टिवेट करें और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो काम करें। एक और सजेशन जो है, एक और सजेशन जी मेरी ये लास्ट सजेशन है, वो ये है कि अब मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, और मेरा ख्याल है कि अगर आपकी भी फाइंडिंग्स उन तक जाएं, ये जो आपकी 2 दिन की सेमिनार्स की उसमें ये जरूर मेंशन करें कि किसी एक जगह के ऊपर जो हब था, चाहे वो मुस्तुंग है, चाहे वो पशीन है, चाहे वो कोई भी और एरिया है, वहां पे एक छोटा सा म्यूजियम बनाएं और लोगों को दिखाएं, यूथ को बताएं, बच्चों को बताएं कि क्या है ये सिस्टम, क्यों ये सिस्टम खराब हुआ, किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं। आपके पास ख़वातीनो हज़रात ईरान की बहुत अच्छी मिसाल है, अपने अगर खुद आप नहीं सीख सकते तो अपने हमसायों से सीखें। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कस्टोडियन हैं, बिल्कुल आपके पास हैं, आपके साथ हैं, और ये नोश्ती, चागी, खारान, मकरान, ये तो मेरा ख्याल अगर पैदल भी सफर करें तो शाम तक चित्रा जो ईरान पहुंच सकते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए और सीख के उसको रेप्लिकेट करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में अवेयरनेस हो। जहां मैंने बहुत सी बातें की वहां मैं मेंशन करना चाहता हूं कुछ इंडिविजुअल्स को, मेरा ख्याल है तो उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। उसमें जो नंबर 1 जिसको आप रैंक कर सकते हैं वो काजी अजमत ईसा है। ख़वातीनो हज़रात,
when he was the chief executive officer of the BRSP, उस वक्त 93 में he was very much convinced. उन्होंने पूरा रिविजिट किया अपने वाटर प्रोग्राम को, और उस वक्त हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बलोचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम. मैं वहां पे एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट था. हमें ये बताया गया, डायरेक्ट किया गया कि तमाम की तमाम स्कीम जो हैं वो कारेज ओरिएंटेड होंगी और फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी आपको कारेजेस की, और आपने वहां पे करना है. आज वो बंदा पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड में बैठा हुआ है अल्लाह के फजल करम से, और इस वक्त भी जो उन्होंने वाटर स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें भी एम्फसाइज किया है. और अभी तक पीपीएफ, सिर्फ पीपीएफ पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड 400 से ज्यादा कारेजेस को रिहेबिलिटेट कर चुका है. तो ये आपके पास अच्छी एग्जांपल्स हैं. एक और साहब जो इस वक्त मॉडरेट भी कर रहे हैं, शायद मैं ज्यादा उनके बारे में बात ना करूं, लेकिन वो जब when he was the DG WWF, हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जनाब अगर आपने वाटर मैनेजमेंट पे जाना है तो कारेज सिस्टम पे जाना है. हमने वहां पे स्टडीज करवाई, हमने उसको रिहेबिलिटेट किया. इवन हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर भी जो स्कीम्स थी वो भी कारेज ओरिएंटेड थी. तो जब इस किस्म के लोग हैं, मौजूद हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इट मींस कि हम इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं. हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं इसको, जो कि हमारी पहचान थी, जो कि हमारी असास थी. अनफॉर्चुनेटली उसके साथ हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बहुत बड़े एहसानात हैं इस सूबे के ऊपर भी, इस मुल्क के ऊपर भी, और हमें चाहिए कि हम इसे प्रोटेक्ट करें, इसे कंजर्व करें अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अब इसमें आपके किसी किस्म के क्वेश्चंस होंगे तो मैं डेफिनेटली वो क्वेश्चंस लूंगा. मैं हमेशा जब इस किस्म की टॉक्स होती हैं एक दुआ के साथ उसको कंक्लूड करता हूँ, और वो एक दरवेश हमारे लाहौर का था, और वो फरमाया करते कि अल्लाह ताला आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने का हौसला दे. तो इशफाक अहमद की इसी दुआ के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे बड़ी खुशी इस वजह से है कि आपने बहुत अरसे के बाद बलोचिस्तान को हाईलाइट किया, हमारे बलोच दोस्तों को हाईलाइट किया, उनके लोक विरसे को हाईलाइट किया, और उनके सिस्टम्स को हाईलाइट किया. इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, खास तौर पे बाकी सूबों में जिनके बारे में बलोचिस्तान की परसेप्शंस कोई इतनी अच्छी नहीं है. और तो जब उनको पता चलेगा कि हमारे ये दोस्त, हमारे ये भाई और हमारे ये वहाँ के रहने वाले कितने रिच कस्टोडियंस हैं अपनी ट्रेडिशंस की, अपनी वैल्यूज की, अपने कल्चर्स की, और वो किस तरीके से सदियों से इन चीजों को बचाते आए. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. माशाल्लाह ताहिर साहब, मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं कम है कि आपने जिस जज्बे से और जिस यानी कि इल्म की बुनियाद पर और हकीकत पर मबनी बात की है, और विरसे के साथ साथ ये हमारा फ्यूचर भी है. हम तो यानी कि पानी के बहरान और कहत की तरफ जा रहे हैं. ये तो हमारी फ्यूचर की ज़रूरत है. और ये ऐसे फोरम से ये बड़ी खुशी हुई कि ये बात हुई, और ये बात होती रहनी चाहिए. और ये हम हुकूमतों और ये एजेंसियों को तो छोड़े, हमें खुद ही करना होगा. जैसे और आपने देखा जैसे काजी अजमत ने एक शख्स है, अभी आप सुनेंगे शाहिद खान साहब से, इन्होंने भी कारेज रिपेयर किए हैं बलूचिस्तान में कुछ. तो एक आदमी भी बहुत होता है, उसके साथ 2 हो जाए तो 11 हो जाते हैं. मगर इस मुल्क की जो कुव्वत है वो हम ही लोग हैं, और जो हमारी विजडम और नॉलेज, और यही फ्यूचर है. ये लोग जिस तरफ ले जा रहे हैं वो हम आज भुगत रहे हैं कोविड की शक्ल में, और ये एक छोटी सी निशानी है. तो हमें तो खैर बड़ी तक़वियत हुई आपकी बातें सुन के, और उम्मीद रखते हैं कि हम सब मिल के इस ज़रूरत को, हमारे मुल्क की अब पानी से बढ़कर क्या ज़रूरत होगी, इस पे संजीदगी से गौर किया जाए, और जैसे आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएं. और जब आपने अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, तो शहाबुद्दीन इस सिलसिले में कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं बड़ा. तो शहाबुद्दीन, आपको मैं 15 मिनट है आपके पास, तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस डेट पाम के हवाले से भी और कारेज के हवाले से भी, और जो आप काम कर रहे हैं उसके हवाले से. अपना म्यूट अनम्यूट कर लीजिए माइक. थैंक यू तैमूर साहब, थैंक यू ताहिर रशीद साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बलूचिस्तान के कारेज के बारे में.
वैसे मैं थोड़ा पहले भी इसको स्टडी कर चुका था, आपने फैक्ट एंड फिगर के साथ उनको फुली क्लियर कर दिया। तो आज आप लोगों को मैं मतलब इस प्रोग्राम के जरिए मतलब हम लोग बताना चाहता हूँ कि खजूर, डेट पाम, कोर्स इट्स माय मेन टॉपिक। तो खजूर के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग दुनिया में अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ FAO हम लोग छठे नंबर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब दुनिया में छठे नंबर पे है। तो अगर मैं बलूचिस्तान में आ जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पाकिस्तान में, तो हम लोग चारों सूबों में खजूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग सिंध में कर रहे हैं, 2,80,000 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में हम लोग 2 लाख टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर बाद में पंजाब KPK आ जाता है। सिंध में मतलब हमारे लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन है कि खजूर कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। कुछ लोग बोलते हैं खैरपुर, कुछ लोग बोलते हैं पंजगूर। अगर हम लोग सिंध का नाम ले तो सिंध में 33,000 हेक्टेयर पे खजूर प्रोड्यूस हो रहा है। मगर वो लोग गुड कल्चरल प्रैक्टिसेस या मतलब पोस्ट हार्वेस्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं, इसीलिए उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। उसके कंपेयर टू अगर हम लोग बलूचिस्तान में आए तो बलूचिस्तान में 5,000 हेक्टेयर पे खजूर प्रोड्यूस हो रहा है। मगर गुड नॉट गुड बैड कल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से हम लोग इतना वो नहीं कर पा रहे। खजूर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए ऐसे बोलते हैं मतलब खजूर को बहुत कुरान वजीद में भी मेंशन किया गया है। खजूर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसको इसीलिए बोलते हैं कि रमज़ान में खाना चाहिए, बिकॉज खजूर उन कुछ चीज़ों में से वाहिद चीज़ है जो जब आप खजूर को कंज्यूम करते हैं तो 2 मिनट में ही आपको एनर्जी मिल जाती है। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में मतलब गज़ेट वगैरह के लिहाज से तो बलूचिस्तान में अगर पंजगूर की बात करें तो गज़ेट उसके लिहाज से मतलब पंजगूर में 108 या 109 वेराइटीज़ हैं, मौजूद हैं पंजगूर में। तो जब मैंने काम शुरू किया था, मेरा थीसिस वगैरह भी डेट पाम पे है, तो मैंने कहा था सबसे पहले तो इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं। जब मैं खुद फील्ड में आया तो मैंने सर्वे वगैरह स्टार्ट किए, पहले पंजगूर, फिर तुर्बत और बाकी बलूचिस्तान के एरियाज तो मैंने खुद विजिट किए। जब मैंने विजिट करा था तो सब चीज़ें क्लियर होती जा रही थी। तो इस वक्त मेरे सर्वे के मुताबिक जो मैं प्रूव कर सकता हूँ और मेरे पास सब कुछ है, पंजगूर में 25 किस्म की वैरायटीज़ है और तुर्बत में 45 किस्म की वैरायटीज़ है। और बलूचिस्तान एक और लिहाज से खजूर से इसीलिए ब्लेस्ड है कि बलूचिस्तान में तीनों किस्म की वैरायटीज़ पाई जाती हैं, फ्रेश, सेमी ड्राई और ड्राई। हमारे पास दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सिर्फ एक किस्म की वैरायटी पाई जाती है। बलूचिस्तान में हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास तीनों किस्म की वैरायटीज़ हैं। तो मतलब पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो पंजगूर में एक सबसे बड़ा जो गैप पाया जाता है, खजूर एक फ्रजाइल फ्रूट है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में मतलब अक्सर इंपोर्ट करने में तो उसे टाइम लग जाता है। हमारे पास ऐसे सिस्टम्स नहीं है कि हम लोग उसको बाहर इंपोर्ट करें। वरना जो हमारी पंजगूर की मोजावती वैरायटी है, जो आमतौर पर पंजाब वगैरह में देखा है मैंने, ये इस तरह होता है कि मतलब मैं यहाँ पे अभी उसमें हूँ, पंजगूर में हूँ, लोग इनको खरीदते हैं, अपना एक बिजनेस माइंड सेट करने के लिए उसको ईरान के डब्बे में डालते हैं। भाई तुम हमारे ईरान के डब्बे में, ताकि वो बेटर उसकी मार्केटिंग हो। तो अगर हम लोग मतलब आजकल आए, हमारे पास आर्मी ने भी काम करना शुरू किया, मंजगूर में कोल्ड स्टोरेज बनाया है, तुर्बत में कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। तो मतलब फार्मर्स को इंकरेज कर रहे हैं कि इस तरह आना चाहिए। और अभी इस सीजन में मोजावती पर केजी 200 रुपीज़ पर केजी फार्मर से लिया गया है। और यहाँ पे हमारे कारेज भी हैं, कारेज जिस तरह सर बात कर रहे थे, 2007 के फ्लड्स के बाद बलूचिस्तान में ड्राउट आ गया 5 या 6 साल के लिए। जब 5-6 साल के लिए ड्राउट आ गया तो हमारे कारेज मोस्टली ड्राई हो गए। और हमारे कारेज डिपेंड करते हैं रक्षान रिवर पे, जो मेन रिवर है रक्षान, जो जाके माशकिल रिवर में ड्रॉप हो जाती है। तो इस रिवर से मतलब हमारे पास जो जिस तरह मेन कारेजेस चश्मे पे चलते हैं, हमारे कारेजेस रिवर पे चलते थे। तो ये रिवर ड्राई होने की वजह से हमारे मोस्टली कारेज ड्राई आउट हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिसेंटली 3-4 साल से बारिशें हो रही हैं तो हमारे कारेज ज़्यादातर नहीं, जो मेन और इम्पोर्टेंट कारेजेस हैं वो दोबारा एक्टिवेट कर दिए गए, सफाई वगैरह कर दी गई है और उनको दोबारा मतलब मेन उस पर लाया गया है, वो तो चल रही है। बाकी खजूर पे मतलब खजूर पे हमारे खजूर एक पंजगूर के लिए ख़ास तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग फ्रॉम सेंचुरीज मतलब एक ट्रेडिशन में खजूर हमारे शामिल है। जैसे कि
हम लोग खजूर का, हमारे बलूची में एक एग्जांपल दी जाती है कि खजूर का गुठली भी ज़ाया नहीं जाता। इवन हम लोग खजूर का ट्रंक यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग हाउसेस, उसका लीव यूज करते हैं फॉर मेकिंग बास्केट थिंग्स ईटीसी। उसका जो शाख का लकड़ी है उसको हम लोग चीज़ें बनाने में यूज कर लेते हैं। तो खजूर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई वेदर होने की वजह से तो हमारे खजूर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे उसमें क्वालिटी में है। और सबसे अच्छी बात है, जिस तरह सर ने बताया था कि बलूचिस्तान में पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है, तो ये खजूर एक ऐसी फ्रूट है जो हम लोगों को हेल्प आउट कर रही है। पंजगूर एक ज़माने में, पंजगूर वैसे एक सेमी ट्रॉपिकल एरिया है, और पंजगूर में हॉर्टिकल्चर में जहाँ पे अगर बात की जाए टेम्परेट जोन के हिसाब से, यहाँ पे एक ज़माने में अनार भी हुआ करता था जो सर्दियों का फ्रूट है, और खजूर भी होता था जो गर्मियों का फ्रूट है। मगर आजकल ये ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर वगैरह चेंज होने की वजह से सिर्फ जो लो डेल्टा क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे कामयाब है। जिस तरह सर ने बात की, तो जिस तरह सर ने बात की कि ओनियन और एप्पल ये हमारे सबसे बड़े ब्लंडर्स हैं फार्मर्स के लिए। मैं जब अपने फील्ड में था, एनजीओज वगैरह में काम कर रहा था, तो मैं हमेशा फार्मर्स को इस चीज़ पे इंकरेज करता था कि लो डेल्टा क्रॉप की तरफ आओ। जैसे कि हमारे सामने ईरान है, ईरान में सबसे बड़े एग्जांपल्स है सैफरॉन, स्टेशू और ये डेट पाम। मैं अपने फार्मर्स को, खासतौर पर पंजगूर के फार्मर्स को या कोयटा वगैरह के जो टेम्परेट जोन के फार्मर्स हैं, उनको मैं हमेशा इस चीज़ पे इंकरेज करता हूँ कि भाई लो डेल्टा। और हमारी खुशकिस्मती भी ये थी, पहले हमारे फार्मर्स शिकायत करते थे कि भाई अगर हम लोग सैफरॉन ग्रो करेंगे तो सैफरॉन को सेल आउट किधर करेंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा काम वगैरह किया, तो NARC, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद ने, उन्होंने फार्मर्स को एक ऑफर दिया, अगर आप सैफरॉन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक रेट रखा हम लोग इससे देंगे, तो ताकि सैफरॉन ग्रोइंग बलूचिस्तान में इंकरेज हो जाए। और तो ये थी मतलब बलूचिस्तान का खास अमेज बलूचिस्तान के बारे में। और तैमूर साहब आपको क्या बताऊं? हाँ नहीं, इंशाल्लाह अभी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, शाहिद खान साहब को शामिल करते हैं, तो फिर मजीद बातचीत भी हो सकती है। शाहिद अगर हाँ, आप ताहिर साहब की जो गुफ्तगू थी उस पर आप कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे, और फिर अपने काम के बारे में भी जो बलूचिस्तान में जिस जिस तरह का काम कर रहे हैं कुछ उसका भी हमें बताएं। अपना माइक ऑन कर लें। म्यूट, अभी आपका माइक म्यूट है। ये नीचे लेफ्ट कॉर्नर में होगा, सबसे नीचे माइक का साइन आएगा। अच्छा, हाँ जी, हो गया। हाँ अब हो गया, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। सबको सलाम देता हूँ। और ये मैं क्या कहूँ, जो मैं सुन रहा हूँ जो ताहिर साहब ने करा है, शहाबुद्दीन साहब ने करा, तो मेरा काम तो 5 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। बलूचिस्तान में हम लोग ने कोई 5 साल काम करा था, मगर वी वर आस्क्ड टू लीव बाय द BLA, व्हिच वाज वेरी सैड। मगर हमारा काम सबसे ज़्यादा था चेक डैम्स और बंद्स, फ्लड बंद्स। और हमने करेज PPF से ग्रांट मिला था, जैसे ताहिर साहब ने जिक्र करा है, और हमने करेज को रिपेयर करे थे। कोई मेरे ख्याल में कोई 6 या 8 रिपेयर करे थे। और मैंने पहली दफ़ा देखा था ये सिस्टम, जो ज़मीन के नीचे करीबन 8 फुट नीचे जहाँ पर हम लोग रिपेयर कर रहे थे, पानी इतना साफ और इतना ठंडा, और गर्मी की टेम्परेचर बाहर कोई 40-45 डिग्री। तो हम लोग वहाँ पर बैठ के, अंदर बैठ के बस पानी पीते थे। हम लोग ने जो सबसे पहले जो काम करा था वो बेला में था, check dams. We built, I think, in total about 25 to 26, if I remember correctly, check dams. And the biggest effect that the check dams had was to provide water to land where
there was no water available. और कोई ज़मीन में सिर्फ पत्थर थे, और जब पानी आना शुरू हो गया तो वो उसके सिल्ट उसके साथ ले आया। और मेरे पास तस्वीरें हैं जो मैं हैरान हो गया कि जहाँ पर पत्थर थे, कोई करीबन 8 महीने के बाद इन लोग ने फसल वहाँ पर करवाया था। And it was absolutely amazing. I'm actually I've been working now for 20 years on poverty alleviation, mostly in Sindh. Magar my proudest project is the one that I'm the most amazed about is the actual cultivation of around about 5,000 hectares that were not cultivated, but because of the check dams, income generation was increased by 300-400%. Oh, amazing. And I need to go back. I haven't been, but inshallah, one day I shall go back to meet these people again to discuss where things could be improved. ताहिर साहब, मैं आपसे और शहाबुद्दीन साहब से सवाल पहले, ताहिर साहब, I am amazed as to the number of Karezes that you refer to. Absolutely amazed. I had no idea there were so many, and it fills my heart with joy to know that they are still इतने हैं कि और कामयाब भी हो रहे हैं। और मुझे पता है कि WWF ने और IUCN ने नए वाले बनाए हैं, पाइप्स लगा के, चश्मे से लिया है, दरिया से भी लिया है। और जो आप जिक्र कर रहे हैं लो डेल्टा क्रॉप्स जो ईरान में काम हो रही हैं, इसकी आप थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और बताइए कि ये यहाँ पर पाकिस्तान बलूचिस्तान में, वहाँ की बात आप कह रहे थे कि सफरान हो सकता है, मगर यहाँ पर बलूचिस्तान में क्या हो सकता है? कौन से लो डेल्टा क्रॉप्स खजूर के अलावा हम लोग कर सकते हैं? कि जो तैमूर कह रहा है, ये जो हमारा पानी का जो मसला होएगा ये तो पूरी पाकिस्तान में होएगा, और आप लोग तो सबसे पहले आपकी जो पानी की मसले हैं, आप लोग ने खुद उसको स्टडी करा है और देखा कि सबसे बेहतर क्या हो सकता है। और मेरे ज़हन में है कि आप हम लोग को सिखाएं कि ये क्या तरीका हो सकता है कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में हम वही क्रॉप्स लगाएं जो लो डेल्टा हुए, और जो आपने जो जिक्र करा, तो थोड़ा सा और प्लीज आप इसके ऊपर कुछ और बात कर सकते हैं प्लीज, ताहिर साहब? मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही। जी हाँ जी ताहिर साहब, सवाल सुना आपने? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर मुझे मुकम्मल आपके राउटर से दूर तो नहीं हो गए? आपने अपनी जगह चेंज की है तो राउटर से मुझे आवाज जो है ना वो लोकल स्पीशीज वगैरह लोकल वैरायटीज में उगाएं। जी यही पूछ रहे हैं कि लोअर डेल्टा क्रॉप्स क्या होंगी? जी हाँ जी बिल्कुल जी देखें, नहीं ताहिर साहब आपका ना कनेक्शन वीक हो गया, या तो आप राउटर से दूर चले गए। एक चीज भी स्पेसिफिक होनी चाहिए हमारे पास। ये मैं सर जी मुझे ये कह रहे हैं कि जी मेरा वो इशू था, चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जॉब स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। ये अब आ रही है जी आवाज? जी अब सही हो गया, बेहतर हो गई, नहीं आ रही। राइट जी मेरी आवाज शायद साहब? हाँ अब आ रही है। अब आवाज नहीं आ रही। आवाज जो है वो नहीं आ रही थी। देखें हमेशा स्पेसिफिक होनी चाहिए हमारे पास। एक शूट है, आप मुझे सुन सकते हैं भी? हेलो, थोड़ा कट के आ आवाज आ रही है?
हाँ, बीच में ठीक हो जाती है, फिर कटना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अभी 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 मैं जी बात करूं? हाँ, जी, आप करें, आप तो क्लियर मैंने, हो गई। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब जब भी आप लोकल वैरायटीज की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं या लो डेल्टा क्रॉप्स की बात करते हैं, तो ये एरिया स्पेसिफिक होती हैं। आप ऐसे नहीं, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि जनाब अगर ये 4-5 लो डेल्टा ट्री ये सब जगहों पे ये क्रॉस बलूचिस्तान जो है आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये जिस जिस वैरायटीज को सेब जो है रिप्लेस किया, वो क्या थी बलूचिस्तान के अंदर? सर वो अनार था, वो पिस्तेशियो था, वो बादाम था। और बादाम, अनार, पिस्तेशियो का बहुत कम वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं। और सेब के, अब सेब की वाटर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 13 इरिगेशन हैं, 13 इरिगेशन। और फिर फ्लड, बदकिस्मती से हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन, तो उसके मुकाबले में वो 3-4 वाटरिंग के अंदर जो है वो क्रॉप आपकी तैयार हो जाती थी। तो इस उसका फायदा क्या था कि एक तो आपके पास जो अवेलेबल पानी है आप उसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते थे और उसको डाइवर्सिफाई कर सकते थे और ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा एरिया है और उस एरिया के मुताबिक आप अपनी उन स्पीशीज को जो है वो लेके जा सकते हैं। अब बीट की बहुत सी ऐसी वैरायटी आ गई हैं जो लो डेल्टा क्रॉप्स हैं। इस वक्त जो है वो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट पे काम कर रहे हैं, उसको वहां पे जो है करता है कि आपका एरिया कौन सा है और उन एरिया में फिर आप कौन सी जो है जो वैरायटीज हैं या कौन सी स्पीशीज हैं जिसको वहां पे आप लगा सकते हैं और वहां पे हाँ, बुनियादी तो बात समझ आ गई है ना शायद, कि एरिया स्पेसिफिक होगी जो भी। तैमूर खान साहब, मैं हेल्प करूं? जी 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 बिस्मिल्लाह, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। शाहिद खान साहब, अल्लाह ताला ने हर फ्रूट को उसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब हमारे पास फ्रूट इस तरह है, टेम्परेट जोन वो जोन है जिसपे सर्दी होती है, ट्रॉपिकल वो जोन है कराची पे जोन जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और हम लोग सब पंजगुर एरिया जो ये आते हैं सब टेम्परेट में। ट्रॉपिकल जोन में वो फ्रूट्स हैं जो चिलिंग, मतलब चिलिंग टेम्परेचर मांगते हैं फ्लावरिंग के लिए, और फूल जब फूल होगा तो फ्रूट होगा। तो इस तरह हम लोग उसी हिसाब से उसी, अभी जैसे कि बलूचिस्तान में हम लोग एग्जांपल दें, बलूचिस्तान में अगर हम लोग कन्वर्ट करें वो जो हाई डेल्टा फ्रूट्स को लो डेल्टा फ्रूट्स में, तो बलूचिस्तान में सबसे पहले आता है ऑलिव, ऑलिव, सेफ्रॉन, पिस्टेशियो। ये वो फ्रूट्स हैं जो कम पानी में ज़्यादा फ्रूट्स देते हैं। और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आई है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन हम लोग, ये सस्ती इरिगेशन है, आजकल हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो हम लोग इसको इंस्टॉल करके अपने फ्रूट्स या ऑर्चर्ड को, खास तौर पर अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं, बलूचिस्तान का जो टोपोग्राफी है वो अनइवन है, जैसे कि मोस्टली रेंज लैंड्स है। तो ये ड्रिप इरिगेशन हमें उसमें और भी ज़्यादा हेल्प करती है। जिस तरह ताहिर रशीद साहब ने बताया था कि हमारा जो सबसे बिग प्रॉब्लम है फ्लड इरिगेशन, हम लोग तालाब का पानी खोल देते हैं, जमीन पूरा का पूरा भर जाता है। हमारे पौधे को तो एक गिलास पानी की जरूरत होती है, मगर बाकी पानी हम लोग जाया कर देते हैं, या वो लीच डाउन कर लेता है या एवोपरेट हो जाता है। तो हम लोग ड्रिप इरिगेशन वगैरह इंस्टॉल करके हम लोग ज्यादा उसमें ज्यादा फायदा ले सकते हैं। इसके बाद आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसपे काम किया जा रहा है, मतलब फैसलाबाद या मुल्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग सॉइल लेस कल्चर, मतलब मिट्टी यूज ही नहीं करते, सिर्फ एक बोतल में हल्का सा पानी लगा के उसमें प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। तो इस तरह हम लोग ये जो नए इनोवेशन है या टेक्नोलॉजीज हैं, इस तरह हम लोग करके जो हमारा पुराना कल्चर है, और हर लिहाज से अभी जैसे कि हम लोग अगर मैं गिलगित वगैरह में एप्रिकॉट ज़्यादा है, वहाँ पे ये जो टेम्परेट फ्रूट ज़्यादा है, वहाँ पे पानी ज़्यादा है, वहाँ पे इंडस फ्लो कर रहा है। अगर बलूचिस्तान में हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें, मेरे रिसर्च के मुताबिक अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मतलब जिस तरह ताहिर रशीद साहब ने बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने लो डेल्टा एप्पल वेराइटीज़ और लो डेल्टा ये ऑनियन वेराइटीज़। ऑनियन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन, मतलब मोस्टली वेजिटेबल्स को हम लोग ड्रिप इरिगेशन नहीं कर सकते, लाइक ऑनियंस। ऑनियन को हम लोगों ने हर हाल में
फ्लड इरिगेशन देना होगा, और अगर हमारे पास पानी ही नहीं होगा इतनी, तो हम लोग ओनियन को फ्लड इरिगेशन नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ आ गई मेरे क्वेश्चन, मतलब आप। जी जी, बड़ी मेहरबानी शहाबुद्दीन साहब। मैं एक चीज आपसे सवाल पूछना था। आपने कहा कि जब आप कहते हैं कि सैफरॉन, कहते हैं लोग कहते हैं कि हम किसको बेचें, मैं थोड़ा हैरान हो गया कि सैफरॉन इतनी महंगी चीज है जो ईरान से हम लोग लाते हैं, तो बलूचिस्तान में क्यों नहीं करते हैं सैफरॉन? ये तो बड़ी महंगी चीज होती है, इसमें सर पैसे बहुत कमा सकते हैं। जी हाँ सर, सेफ्रॉन की कीमत एक अच्छी खासी होती है। मतलब जब मैं उस पर काम कर रहा था, तो 1 प्लस 1 किलो से 1 किलो की कीमत 1 प्लस थी। सबसे जी बड़ा इशू यही था कि कोई ऐसा बंदा नहीं था कि इतना रेट देने के लिए तैयार हो बलूचिस्तान में। सबसे पहला इशू ये था। अगर वो दुनिया में सेफ्रॉन के अलग अलग वेराइटीज होते हैं, तो हम लोगों ने जो फार्मर्स ने हमारे क्वेटा में यूज किए थे, वो वेराइटी ईरान से लाई हुई थी, तो उसकी अच्छी मार्केट रेट नहीं मिल रही थी। और सेफ्रॉन की सर सबसे अच्छी बात यह है, उसको लगा के छोड़ दें, वो जब फ्लावरिंग में आता है, सेफ्रॉन में लेबर की जरूरत होती है 1 महीना। मतलब जब फ्लावर आपने कलेक्ट करना है, और तो 1 महीना इंटेंस लेबर की जरूरत है। सेफ्रॉन का एक सर नेगेटिव साइड ये है, अगर उसके फ्लावर को विद इन फ्यू आवर्स, मतलब 3 या 4 घंटे में आपने पिक नहीं किया, तो वो खराब हो जाता है। अच्छा। तो हाँ, और उसके बाद हमें मतलब इस पे थोड़ा काम कर रहे थे, तो NARC इस्लामाबाद ने अपने मतलब लिंक्स वगैरह यूज किए, और इंटरनेशनल मार्केट को कवर करने के लिए उन लोगों ने बंदे वगैरह ढूंढे। तो उन्होंने फार्मर्स, बलूचिस्तान के बाकी पाकिस्तान के फार्मर्स को इंकरेज किया कि आप लोग अपने लैंड पे सेफ्रॉन ग्रो करें, हम लोग बाय करेंगे। तो आजकल ये ट्रेंड स्टार्ट है, लाइक इन क्वेटा और सराउंडिंग्स, मस्तंग एरिया जो ड्राई एरियाज हैं, जो टेम्परेट एरियाज हैं, तो वहाँ पे सेफ्रॉन की काश्तकारी जारी है। इंशाल्लाह विद इन फ्यू इयर्स हम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक और सवाल है कि आपने कहा था कि बादाम और पिस्ताशियो भी अच्छा लो डेल्टा क्रॉप है। ये सीड लगाने से और फ्रूट करने से कितना अरसा होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? सर वैसे नॉर्मली जनरली हर फ्रूट को, मतलब हम लोग मोस्टली आजकल टेक्नोलॉजीज के जरिए सकर्स या उसके ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं। मतलब उसको सीड्स लगाने से हम लोग गुरेज करते हैं, क्योंकि सीड्स से लेके फ्रूटिंग तक आने पे उसको कई बार 9-10 साल लग जाते हैं। अगर अच्छा। हम लोग ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो 3 साल में वो हमें फ्रूट देना शुरू कर देता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके कटिंग्स या ग्राफ्टिंग वगैरह करके फ्रूट को प्रोपिगेट करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शायद आप कुछ और पूछना चाह रहे थे, वरना एक टॉपिक हमने रखा था, अगर 5 मिनट मुनासिब समझे शहाबुद्दीन, तो गल्ला बानी यानी कि माल मवेशी का जो रिवायत है, या उसके क्या हालात है आजकल, और ट्रेडिशनली क्या उसका जगह थी मईशत में और सोसाइटी। सर मतलब अकॉर्डिंग टू माय स्टडी 52% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल रूमिनेंट्स, मतलब बलूचिस्तान में हम लोग जिस तरह पंजाब वगैरह में कल्चर है भैंस गाय वगैरह रखने का, बलूचिस्तान में ज़्यादातर कल्चर है छोटे जानवरों का। यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं छोटे जानवर, क्योंकि ये इनको पहाड़ों पे चरवाते हैं, और ऑफ कोर्स बड़े जानवर पहाड़ों पे इतने नहीं चल सकते। और यहाँ पे मतलब रेन फेड है, ये मतलब चारा वगैरह की कमी की वजह से ये लोग उनको पहाड़ों पे चरवाने ले जाते हैं। तो यहाँ पे खोलू एरिया, या आई हैव सीन हर्ड्स ऑफ 1500 2000 एक बंदे के पास। तो यहाँ पे मतलब एक शेपर्ड, एक चरवाहा का वही लाइफ टाइम होता है। अभी पंजगुर में है शेपर्ड्स, जब ये सिटी एरिया में ड्राउट वगैरह आ जाता है, तो वो लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं। वहाँ पे वो लाइक मंथ और 2 महीने उधरी पहाड़ों में अपने बकरियों के साथ गुजारते हैं, ताकि वो नेचुरल वेजिटेशन पर वगैरह पे फीड कर सके। और इनका साल में एक सीजन होता है, मतलब ईद का सीजन। ईद के सीजन में वो सिटी पे आ जाते हैं। सिटी में अक्सर वो मंडी लगती है, तो वो वहाँ पे अपने जानवर वगैरह सेल आउट करके, जिस तरह पंजाब में एक जमींदार अपना गंदुम बेचता है, पूरा साल गुजारता है, बलूचिस्तान में ये शेपर्ड के साथ किस्सा है। वो अपना जानवर वगैरह आके मंडी में बेचता है, फिर वो उसी पैसों पे पूरा साल उसका मतलब चलता है। और ये यहाँ पे मतलब शेपर्ड का ये है कि हमारी जो हर उसमें एक एरिया में अलग वैरायटी है, या नस्ल स्पीशी बोले,
तो हमारे बदकिस्मती है, जब मैं काम कर रहा था अपने एनजीओ वगैरह के साथ, तो हम लोगों ने ये करना चाहा कि हम लोग बलूचिस्तान के शेपर्ड्स को कराची में कराची के मीट मार्केट के साथ लिंक कर दें। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे थे, मगर मीट मार्केट का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था। मतलब उनका गोश्त, हमारा जो जानवर है उसका गोश्त इतना पैदल चलने से या नेचुरल घास फूस खाने से उसका गोश्त थोड़ा सख्त है, तो इंटरनेशनल मार्केट वालों को गोश्त थोड़ा नरम पसंद था। तो हम लोग आला से प्रोजेक्ट को काम करने में ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। तो वो उनका ये था कि अगर आप लोग हमें सेल आउट करना चाहते हो, ऑफ कोर्स हम लोग लेंगे बलूचिस्तान पे, मगर उनको बोलना पड़ेगा कि ये लोग अपनी जो स्पीशी है इसको, वो मीट वाली स्पीशी, मतलब हमारे बलूचिस्तान में हमारी जो स्पीशी है वो एक तो रफ एंड टफ है, दूसरी और गोश्त में भी गोश्त बड़ा उसका अच्छा होता है, और तीसरा वो दूध देती है, मतलब दिन में 1-2 लीटर दूध देती है। तो मीट मार्केट का डिमांड था कि भाई हमें वो मिल्क वेराइटी नहीं चाहिए, हमें मीट वेराइटी चाहिए। तो इतना बलूचिस्तान में हम लोग इतना जल्दी और ज़्यादा वक्त में इसको कन्वर्ट नहीं। बाकी आजकल ट्रेंड आ चुका है कि भाई मतलब लोगों ने पंजाब वगैरह को देख के बड़े जानवर जैसे कि कैटल, गाय वगैरह, दूध वाले जानवर मंगवा लिए हैं, तबेले वगैरह बना लिए, सिस्टम आ गया, ट्रेंड आ गया आस्ता आस्ता, इट्स वर्किंग। बहुत ही सीखने को मिला और बहुत ही ज्यादा बहुत शुक्रगुजार है। अच्छा डिस्कशन हुआ, नई और जरूरी मालूमात हासिल हुई। मैं चाहूंगा कि आखिर में अगर एक एक क्लोजिंग रिमार्क्स आप लोग देते चलें, क्योंकि वक्त अब 2 मिनट रह गया है। ताहिर रशीद साहब, अगर आप आखिर में कोई जुमले कहना चाहें, फिर शहाबुद्दीन साहब, और फिर आखिर में शाहिद खान साहब को जी थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये अर्ज करूंगा, ये इससे पहले कि इसको कंक्लूड करूं, एक दो लाइन में, ये रेंज मैनेजमेंट की अभी आपने बात की थी, गल्लाबानी की, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस एरिया को भी बड़े चैलेंजेस का सामना है बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू सामने आ रहा है वो कैरिंग कैपेसिटी का है, कि जिस तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एरोड हो रहे हैं, और फिर वो उस हिसाब से उनके पास कैरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा इशू है। एनिमल्स ज़्यादा, और उनके पास जो वहाँ रेंज की जो स्पीशीज हैं वो बहुत कम रह गई हैं, जिसको हमने खत्म, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी होगी, और रेंज साइंसेस को बाकायदा एक साइंस के तौर पे आगे लेके जाना होगा। और दूसरा एक सोशल इशू ये है कि चूंकि लोगों जो अब एजुकेशन आ गई है, तो बहुत से हर्डर्स या बहुत से लोग अब से सेडेंटरी हो गए हैं, अब वो आबाद हो गए जगहों के ऊपर अपने बच्चों की एजुकेशन की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, तो वो उस लेगेसी को आगे लेके नहीं चल रहे। तो उस हिसाब से अब वो इसका रेशो कम से कम होता जा रहा है कि अगर मेरा बेटा पढ़ लिख गया है तो वो शाही होगा कि मैं कैसे जानवर लेके जाऊं इन एरियाज में, सो ऑन सो फोर्थ। मैं अब इसको कंक्लूड करूंगा। ख़ास तौर पे जो मेरा टॉपिक था, ये सब वेरी सेंसिटिव टॉपिक, हमें इसके लिए सबको एक कलेक्टिव विजडम के साथ उठना है, हमें इंगेज करना है पॉलिसी मेकर्स को, और उसके अलावा जितने भी फ्रेंड्स ऑफ कारेज मैं इसको नाम देता हूँ, ऐसे दोस्त हैं, आप लाहौर से बैठ के, काजी साहब इस्लामाबाद से, आप मकरान से बैठ के, साहब कराची से बैठ के, तो हम एक तो लॉन्च इसलिए करें, और फिर इसके लिए इकट्ठा होके, जिस तरह आपने फरमाया कि हम गवर्नमेंट की तरफ, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज के पॉलिसी लेवल के ऊपर जब आपने फैसले लेने हैं तो इसे लेने, बहरहाल हमें इस पे इनिशिएट करना चाहिए, और हो सकता है अगर हो तो हमें यूनेस्को को इंगेज करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ताकि अगर उसकी इनपुट आ जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो हम इसे इसको आगे लेके जा सकें। जी बहुत ही मुफीद आपने तजवीज़ दिया, और हमें मिलके इस पे बिल्कुल फ्रेंड्स ऑफ कारेज कुछ बिल्कुल इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए। हम तो उसका हिस्सा हैं, आप समझे, आप बस लॉन्च करें, हम आपके साथ इंशाअल्लाह। और आपकी प्रेजेंटेशन का दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत सीखने को मिला और बहुत ही दिलखुश हुआ, और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन को नहीं अच्छा लगा होगा। तो शहाबुद्दीन साहब आखिर में कोई कलमात, और अपना जो आपका माइटी बलूचिस्तान इनिशिएटिव है उस पर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें।
सर बस ये इस तरह के प्रोग्राम्स मतलब जो अवेयरनेस सेशन बनाते हैं, मैं उनको आई लव टू ज्वाइन देम। इस तरह लोगों को ज़्यादा पता चलता है। जो मेरा माइटी बलूचिस्तान पेज है उसके बारे में मैं बताता चलूँ। जब मैं पंजाब में पढ़ता था तो मतलब मेरे साथ मेरे फेलोज वगैरह होते थे, तो उनको बलूचिस्तान के बारे में कम पता होता था। तो मुझे वहाँ पे जाके फील हुआ कि भाई इनको बलूचिस्तान के बारे में, तो सबसे पहला इनिशिएटिव मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट करना शुरू किया कि आप आए बलूचिस्तान, में आपको दिखाऊंगा। मैं आपको इस तरह नहीं बता सकता बाय माउथ के बलूचिस्तान कैसा है क्या है। आपने जो सुना है, जो पसंद करते हैं, वो मुझे नहीं पता। अगर आपने बलूचिस्तान के लिए पर्सपेक्टिव चेंज करना है तो आपने बलूचिस्तान विजिट करना है। तो मैं उसको विजिट करवा के लोगों का चेंज करता रहता हूँ। फिर बाद में मुझे फील हुआ, मैं अपने जब बैक टू बलूचिस्तान आया तो वो मुझे इस बात का पता चला पंजाब के लोगों को क्या, हमारे बलूचिस्तान की जो यंग जनरेशन है मोस्टली उनको भी हमारे चीज़ों का नहीं पता। तो मैंने इस चीज़ पे मतलब थोड़ा काम किया, मुझे खुद पता चला फैक्ट बाय फैक्ट, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह थे। तो मैंने काम करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। तो आखिर में मैं इस एंड अप इस पे आके रुक गया कि भाई मैं इनको लिख लूँ ताकि लोगों को मैंने थोड़ा अपने फेसबुक पेज से स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले कि भाई यू आर डूइंग गुड वर्क, कीप इट अप। तो मैंने इसी को कंटिन्यू करके एक पेज बनाया माइटी बलूचिस्तान के नाम से। तो उसमें मैं अक्सर बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के ओल्ड कल्चर और ट्रेडिशंस और उनके बारे में बताता हूँ कि हम लोग हाउ डू दे डू इट, तो उसमें कि चीज़ों को किस तरह करते थे। तो इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता मतलब लोगों को एक बलूचिस्तान का एक व्यू इमेज देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, और आपकी शमूलियत का भी बहुत शुक्रिया। गायबाना तो आपसे काफी अरसे से है, हम एक दूसरे के काम को बहुत पसंद करते हैं, मगर इस बहाने आज मुलाकात भी हो गई। जी तो सर। आखिर में शाहिद खान, आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें? I want to congratulate you on the 2 days seminar, which is an excellent initiative. Or inshallah, if you have more energy, you could do this every 6 months. It would be an excellent idea to continue this. इंशाल्लाह। And since you've had Qazi Azmat Isa on your program, please ask him to support you, and I'm sure he will. I'm sure he will. He's a very good man, a very good friend, and I'm really very encouraged by the response that you've had. मेरी तरफ से मैं क्या कहूँ, बस मैं अपना आहिस्ता आहिस्ता काम करता रहता हूँ। और एक चीज मैं कहूँगा कि आपने जो पहले कहा था कि गवर्नमेंट के लिए इंतजार नहीं करें, ये बड़ी दुरुस्त बात है। हम किसी के लिए इंतजार नहीं करें। जब हमारा दिल एक जगह में है और हमारी नीयत सही है तो जस्ट पैसे, हाँ जरूरी है, पैसे तो जरूरी है मगर मिल जाते हैं। मगर सबसे बड़ी चीज है कि कम्युनिटी को, सारे कम्युनिटी जो हैं उनको somehow or the other we have to get all the communities together, and they are together, they want to do this, they want to improve their lives. And we have to explain that climate change has affected everybody, and the way that we grow crops, the way we use water, in fact livestock, and जो ताहिर साहब कह रहे थे range management, all of these things are so important. और इंशाल्लाह ये जरूरी है कि आपके तरफ से जो आपने शुरू करा है, लोग से बातचीत हो रही है, और hopefully people are listening on Facebook, that you just get you approach the people in our country and they will help. I know that they will. I have great faith in our people. Not much in our government, but mostly in our people. Thank you so much. Shahid, you are an inspiration because you are doing exactly that. आप किसी के लिए इंतजार नहीं कर रहे, आपको लगता है जो करना है वो आप कर रहे हैं, और उसका बड़े दूरदर्श नतायज हो रहे हैं। हम अपने अंदाज से यही कोशिश कर रहे हैं कि जो करना है वो करें। किसी का, हर शख्स जो है अब खुद तो फ्री है ना, अपना तो जिम्मेदार है वो। बस ये है कि आगाही, और वी नीड टू वेक अप एज ए नेशन। बहुत हम सो लिए, 70 साल हम सोते रहे, हम लोग जाग जाएं तो बड़ा यही काफी है, जैसे शाहिद ने भी कहा।
तो इस पॉजिटिव नोट पे और वंस अगेन और शायद हम बिल्कुल इरादा रखते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। इसके बाद हम केपी के जाना चाह रहे हैं, फिर सिंध जाना चाह रहे हैं, आखिर में पंजाब, क्योंकि हाल चारों का एक ही है। मेरे स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ाई, मैंने कभी नहीं पढ़ी, ना पंजाब की हिस्ट्री पढ़ी है, ना लाहौर की हिस्ट्री पढ़ी है। कम टू थिंक ऑफ इट, 2000-year-old सिटी एंड इट्स एब्सेंट फ्रॉम द हिस्ट्री बुक्स। तो ये तो हम लोगों का हाल है, ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ेंगे तो यही होगा। तो but there is a lot of positive. Look forward to coming to Sindh. Look forward. थैंक यू। अच्छा ताहिर साहब आपका शुक्रिया, शाहब साहब आपका, शाहिद आपका, तो इसके बाद खुदा हाफिज़।